हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के वेडनेसडे के सास बहू और सेंसेक्स की, और आज मदद करने के लिए एंजल वन से ओशो कृष्ण होंगे हमारे साथ। ओशो हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू जुड़ने के लिए। आता हूँ निफ्टी की थोड़ा सा मैपिंग कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम तक यानी कि सास बहू और सेंसेक्स की टीम तक रीच आउट करने के जो तरीके हैं वो स्क्रीन पर दो ही विकल्प बढ़िया वाले हैं। एक व्हाट्सएप नंबर है, दूसरा ईमेल आईडी है, दोनों आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। लाइए उसके बाद निफ्टी जरा सा सबड्यूट सा है। कल की मंथली एक्सपायरी और तमाम यूएस के डेटा पॉइंट्स और काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें सामने खड़ी, जिसमें से एक ट्रेड डील की अनसर्टनिटी तो लिंगर कर ही रही है, क्योंकि 1 अगस्त की वो डेट है। तो बहुत ही रेंज में मेरे ख्याल से 125 पॉइंट के आसपास की, अगर मैं हाई और लोज दिन के पकड़ लूँ तो 125 पॉइंट की रेंज है। अदरवाइज ये है तस्वीर आपकी स्क्रीन पे। एक चीज़ है, रुपया आज सुबह ओपनिंग से अपन मार्क कर रहे हैं, क्योंकि रुपए में तीसरा दिन अच्छी खासी वीकनेस का, और आज तो काफ़ी बढ़ गई रुपए की वीकनेस। ये देखिए, दबाव के साथ खुला, अब दबाव बढ़ता चले जा रहा है। आधे % की कमजोरी के साथ रुपया ट्रेड कर रहा है 87 के अब कन्विंसिंगली ऊपर कामकाज करते हुए। तो परसों नरसों, कल और परसों कह लीजिए 15 पैसे दबाव था, आज 50 पैसे ही। और ये सब डॉलर इंडेक्स जो स्ट्रेंथन हो रहा है उसका मामला गड़बड़ाता हुआ। ये सब चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट नज़र रखिएगा आप। एक अच्छी चीज़ है ब्रेथ एडवांसेस के फेवर में। कल तो कन्विंसिंगली फेवर में थी, आज कन्विंसिंगली नहीं है, लेकिन एज वी स्पीक एडवांसेस के फेवर में। पर ओशो वो इंपॉर्टेंट कल के अच्छे मूव्स जरूर थे, लेकिन वो अड़चन वाले जोन को निकाल नहीं पाए, आज भी वहीं फंसे हुए हैं। ऐसे में आप लोग का हाउस कॉल है क्या? निफ्टी पे आप लोग का व्यू बन क्या रहा है? एक्सपायरी कहाँ दिख रही है आपको? वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी। यस, जैसा आपने बताया कि आज मार्केट में थोड़ा सा रेंज बाउंड मूवमेंट है। ऑल दो कल शॉर्ट कवरिंग काफी स्ट्रांग हुई थी, एंड उसके बाद आज भी निफ्टी में थोड़े हायर लेवल्स पे सस्टेनेंस देखने को मिल रहा है, बट हायर लेवल्स पे काफी क्रूशियल जोन है 24,900 एंड 930। तो अभी हमारा व्यू यही है, सेल ऑन राइज का ही है। तो सुबह से 2 बार अपॉर्चुनिटी मिल चुके हैं इंट्राडे पे, एक बार सेल करने के लिए या पुट ऑप्शन लेने के लिए निफ्टी पे। सो मुझे लगता है जब तक 24,930 को ब्रेकआउट नहीं करता है, तब तक हायर लेवल्स पे हमें एक बार, या ट्रेडर्स को, अग्रेसिव ट्रेडर्स को एक बार सेलिंग के ही व्यू लेकर के बेंचमार्क इंडेक्स या की इंडाइसेस पे चलना चाहिए। मुझे लगता है अभी भी मार्केट का अंडरटोन बेयरिश है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेसेंट बेट्स नहीं लेने चाहिए। कल नो डाउट हमें काफी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग दिखी थी, एंड अभी आज एंड कल ये 2 दिन काफी क्रूशियल रहेंगे, बिकॉज मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है, बिकॉज डेरिवेटिव डेटा पे ओवरसोल्ड पैरामीटर्स बहुत ज्यादा हैं। सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वोलाटाइल रहेगा मार्केट 2 दिनों के लिए, बट हायर लेवल्स पे जब तक 930 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाई देती है, तब तक एक बार के लिए शॉर्ट का व्यू लेकर के ही चलना चाहिए। कल इवेंचुअली हुआ ये कि एफआईआईज ने और शॉर्ट्स ऐड ही कर लिए सिस्टम में कल की रिकवरी पे, ऊपर के स्तरों पे। खैर, टेक्सचर वीक ही है भाई। अच्छा, आज इस शो में थोड़ा आगे जल्दी जल्दी बढ़ूंगा, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट भी लाइंड अप है। अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स के एमडी आलोक गुप्ता साहब से भी आगे चर्चा करनी है। खैर, पहले सास बहू सेंसेक्स और क्वेरीज को जरा सॉल्व करने की शुरुआत करी जाए। आज अपने को हैदराबाद, बेंगलुरु, गाजियाबाद और हैदराबाद जाना है। सब स्क्रीन पे रेडी है। सबसे पहले हैदराबाद से स्वाति राठी जी हैं। स्वाति मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। स्वाति मैम, गुड आफ्टरनून आशीष सर। हाय मैम। स्वाति मैम, पहला सवाल। सर, आज का मेरा पहला है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज पर। ये आईपीओ में मिला हुआ है, ये घूम फिर के फिर से अपने लिस्टिंग प्राइस पे आ गया है। अब इसको रखे या निकाल दे? एचडीएफसी बैंक को देखते हुए ऐसे लग रहा है इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, बट ये बढ़ ही नहीं रहा है आगे। अब दिक्कत ये है कि ओशो हैं टेक्निकल और डेरिवेटिव एक्सपर्ट, एचडीबी है बहुत रीसेंट लिस्टिंग, पर हाउस व्यू है क्या आप लोग का एचडीबी फाइनेंशियल्स पे ओशो, या जितना अब तक डेटा फॉर्म हुआ इससे कुछ व्यू बन के उभर रहा है क्या? सी आशीष जी, ओवरऑल हमारा व्यू इस काउंटर पे सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म का ही है।
तो शॉर्ट टर्म में नो डाउट हायर लेवल से करेक्शन तो देखने को मिला, एंड टेक्निकली जैसा आपने बताया कि काफी ज्यादा डेटा है नहीं, एंड मैम को देख के लग रहा है कि उनके पीछे ट्रेडिंग टर्मिनल चल रहे हैं, सो मैम का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा मार्केट में ट्रेड करने के लिए। बट मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में इस काउंटर में मूवमेंट थोड़ा कम हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप बिल्कुल काउंटर को होल्ड करके रखिए। मुझे लगता है कि आने वाले दिन में अच्छा मूवमेंट हो पाएगा। टेक्निकली कोई लेवल्स बताना अभी के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। सही है, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं करा था। मैम के पीछे ट्रेडिंग टर्मिनल खुला हुआ है, पार की नजर ओशो की। खैर, एचडीबी फाइनेंशियल्स में लॉन्ग टर्म के लिए वाकई पेडिग्री स्ट्रांग है, लंबी अवधि का ही आइडिया था। और जब चैनल पे भी बात हो रही थी तो सही कह रहे हैं ओशो, सभी के सब लॉन्ग टर्म के लिए ही सब्सक्राइब का कॉल दे रहे थे। तो स्वाति मैम, आई एम अज्यूमिंग अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया हुआ है तो फिर अभी रखिए, कोई घबराने की जरूरत है नहीं। बेंगलुरु से भावना गुप्ता जी हैं। भावना मैम, एचडीबी भावना मैम का भी सवाल हेलो था सर। पहला, तो वो तो मैम हो गया। जी राइट। अगला कौन सा? हाँ जी, अगला सवाल मेरा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर। ये आईपीओ के टाइम पर ही मिला हुआ था, वहां से काफी करेक्ट हो चुका है। तो मेरा कोई शॉर्ट टर्म व्यू नहीं है, लॉन्ग टर्म व्यू है। सो इसे होल्ड किया जा सकता है क्या? काफी कम तो हो चुका है अभी अपने प्राइस से। लास्ट मुझे याद पड़ता है एक ब्रोकरेज रिपोर्ट डबल डिजिट पे ले जा रही थी इस स्टॉक को, क्योंकि इशू थोड़ा सा ये भी आ रहा है ओशो कि इन्होंने खुद ही कह दिया है कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी हमारी स्पेस में काफ़ी बढ़ रही है, तो आगे के क्वार्टर्स चैलेंजिंग होंगे। उसके बाद वो ब्रोकरेज पता नहीं 90 या उसके नीचे की थी, अब वो भूल गया हूँ मैं, तो छोड़ देता हूँ। पर हाँ, पस्त पड़ा है, ऊपर से ठंडा पड़ रहा है स्टॉक। ओशो क्या करना चाहिए? आईपीओ के समय लिया हुआ है हमारा। सी अगेन ओवरऑल व्यू तो अभी इसमें बेरिश का ही है, थोड़ा सेंटिमेंट्स नेगेटिव टर्न अराउंड हो रहे हैं, एंड लास्ट वीक भी जो डेवलपमेंट दिखी थी वहां से काउंटर में थोड़ा करेक्शन ही दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो अभी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पे मूवमेंट दिखाई दे रहा है काउंटर में, एंड कोई भी ब्रेकडाउन होता है नियरली 110 के आसपास या उसके नीचे तो करेक्शन थोड़ा अग्रवेट हो सकता है। तो सलाह यही रहेगी कि आप 110 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें काउंटर में। अगर वहां से फॉल होता है तो जैसा आशीष जी ने बताया कि डबल डिजिट में भी इसके रिपोर्ट्स आए हुए हैं, तो बहुत पॉसिबिलिटी रहेगा कि काउंटर और भी नीचे स्लिप कर सकता है। तो 110 का फाइनल स्टॉप लॉस के साथ आप ये काउंटर को होल्ड करके रखें। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिएगा मैम, 110 दूर नहीं है, रिस्क हैं इसके और फर्दर स्लिप होने के। गाजियाबाद से उमा सिंह जुड़ती हुई। उमा मैम, गुड आफ्टरनून। उमा मैम, पहला सवाल आपका। सर मेरे पास डिलीवरी के 270 शेयर है 440 के रेट पर। ये 52 वीक हाई लगाने वाला था तब हाँ, लिया था, पर मामला कुछ नहीं है। पर डिलीवरी में दमखम तो बढ़िया है। जब से ओशो इसने एक एक्विजिशन करा तब बाजार ने नोटिस नहीं करा था, क्योंकि बाजार का मूड बड़ा खराब था, पर वो एक्विजिशन इनके बहुत फेवर में जा रहा है। खैर, उसके बाद से बहुत अच्छा दमखम बना है। डिलीवरी रख लें क्या? अपनी बाइंग एकदम टॉप पे हो गई, पीक पे हो गई, ऐसा उमा मैम बता रही है। यस, बाइंग अगर हम देखें तो नो डाउट काफी हायर लेवल्स पे, या काफी नहीं बिल्कुल पीक लेवल्स पे है अभी जो रिसेंट रैली आई थी उसकी। बट अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो काउंटर में एक अच्छा वी शेप मूवमेंट देखने को मिला है। थोड़ा सा कूल ऑफ होना या ब्रीदर लेना बिल्कुल लाजमी है काउंटर में। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसे लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं तो आपको इसमें काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। बट इमीडिएट टर्म में मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अग्रवेट हो सकता है। लोअर लेवल्स पे 390 से 380 का सपोर्ट है, उस जोन में वापस से काउंटर एंट्री ले सकता है या रीटेस्ट कर सकता है। तो कोई कॉशन का सिग्नल नहीं है, जस्ट प्रॉफिट बुकिंग होगा, बिकॉज नॉर्मली 220 से 420 30 के लेवल से काउंटर वर्टिकल रैली दिखाई है, तो थोड़ा सा करेक्शन होना भी चाहिए, हेल्दी रहता है टेक्निकल एंड फंडामेंटल एस्पेक्ट से। तो अगर थोड़ा करेक्शन रहता है लोअर लेवल्स पे, आप और भी एक्यूमुलेट कर लीजिए 380 के आसपास, एंड मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल पोजीशंस को होल्ड करके। अच्छा, आलोक सर बैठे हुए हैं, उनके पास जाना है क्विकली। हैदराबाद में एक क्वेरी और अभिनीत मुल्तानी जी की। अभिनीत मैम, हाय, गुड आफ्टरनून अभिनीत मैम। गुड आफ्टरनून। मैम, अभिनीत का मतलब क्या हुआ? अभिजीत तो सुना था मैंने। अभिनीत का मतलब है परफेक्ट। परफेक्ट। परफेक्ट मैम, बताएं पहला सवाल कौन सा? मैंने 20,000 क्वांटिटी ली है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एट 57.36। और ये लेने का लॉजिक लॉन्ग टर्म का था या ट्रेडिंग वेडिंग का मामला है? ये एक्चुअली मैंने गार्डन रीच बहुत अच्छे खासे मुनाफे में निकाला था, तो मैंने वही पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया है और काफी अब मैं रख सकती हूँ इसे। नहीं, तो इसका आपने चार्ट वार्ट स्टडी करा था या कहीं से हाँ जी, फंडामेंटल्स चार्ट देखे थे? देखा था मैंने। हाँ जी, चार्ट देखा था। अब जब लिया था तब से ये 8 वीक से कंसोलिडेशन में ही है अभी। तो मैं सोच रही थी कि 60-61 के आसपास आए तो मैं इसे निकाल दूं।
बट वहां गया आएगा नहीं। क्या? तेजी आएगी क्या इसमें? अशोक, ये आइडिया ठीक है, मेरी बाइंग लेवल पे बैठा हुआ है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सी ओवरऑल व्यू तो काफी पॉजिटिव है काउंटर का, बट मैम जैसा आपने बताया कि पिछले 6-7 हफ्तों से कंसोलिडेशन जोन में ही है, तो पॉजिटिव डेवलपमेंट ये देख सकते हैं कि टेक्निकल पैरामीटर्स जो हायर लेवल्स पे पहुंच गए थे वो कूल ऑफ हो रहे हैं। काउंटर काफी स्ट्रांग रैली दिखाई है, तो मुझे लगता है आने वाले दिन में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ से देखने को मिल सकता है हायर लेवल्स पे। इमीडिएट जो पोटेंशियल टारगेट दिखाई दे रहा है वो 64 का है, तो अब बिल्कुल पोजीशंस को होल्ड करके रखें। शॉर्ट से मीडियम टर्म का अवधि रहेगा, बट मुझे लगता है ब्रेकआउट इसमें देखने को मिल सकता है। 64 का पहला टारगेट है, उसे अगर ब्रेक थ्रू करता है तो हमें वापस रिव्यू करना होगा, बट ओवरऑल व्यू काफी पॉजिटिव है। सो नो डाउट आप बिल्कुल पोजीशंस पे होल्ड करके रखें एंड आने वाले दिन में आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, मैं बहुत देर से आलोक सर इंतजार कर रहे हैं, एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर आलोक गुप्ता सर के पास जा रहा हूँ। लिखकर कंपनी से नाराज नहीं करना चाहिए। आलोक सर, गुड आफ्टरनून। वैसे एक बार स्टॉक उठाइएगा स्क्रीन पे। बढ़िया रिएक्शन, स्ट्रांग था। आज इसने अपने ईयर हाइज छुए थे स्टॉक ने शुरुआती ट्रेड में। मैं कहता हूं शुरुआती ट्रेड में 5% ऊपर था, तो रिजल्ट्स में तो एक थम्स अप आया और नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे दिख रहे हैं। साल दर साल आय में 22% का जंप। आलोक सर, सेल्स का आंकड़ा तो स्ट्रांग है, इसका बाइफरफिकेशन, इसका डायसेक्शन क्या कहता है? वॉल्यूम्स कैसे रहे? क्या कुछ प्राइसिंग रियलाइजेशन से भी अपटिक्स मिले हैं आपको? ये 22% का ब्रेकअप क्या है? जी थैंक यू आशीष। जो अपटिक आया वो इसलिए आया कि ओवरऑल जो ग्रोथ है वो 17.2 है परसेंट, मगर पीएनए सेगमेंट की ग्रोथ नियरली 42% है। सो प्रोडक्ट मिक्स और जो स्टेट मिक्स है वो बहुत फेवरेबल रहा हमारे लिए इन द फर्स्ट क्वार्टर, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है इन आवर ओवरऑल ग्रोथ। कॉस्ट का जो एनवायरनमेंट है वो मेरे हिसाब से न्यूट्रल टू फेवरेबल है, इसलिए ग्रॉस मार्जिन भी स्ट्रांग रहे एंड इंटरेस्ट कॉस्ट प्रिडिक्टेबल लेवल पे है। हमारी 2 री रेटिंग हुई है, तो वी बीन एबल टू होल्ड ऑन टू आवर कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, बोरिंग कम हुई है, तो ओवरऑल इट इज रिफ्लेक्टिंग इन बेटर मार्जिन एंड बेटर पैट। बेटर मार्जिन, तो फिर अच्छा, ये फिर फैक्ट है वो के शेप वाला मामला। आप लोग को प्रीमियम में कहते हैं प्रेस्टीज एंड अबव, तो अपने लिए एलाइड ब्लेंडर्स के लिए ये प्रीमियम वर्सेस वैल्यू क्या पोर्टफोलियो में मिक्स है सर? जी, तो FY24 तक करीबन 37% सेल हमारी मास प्रीमियम होती थी, सॉरी पीएनए होती थी, और 63% हमारी जो सेल थी वो मास प्रीमियम है। लास्ट ईयर हमने एग्जिट किया 42% पे। क्वार्टर 1 में पीएनए की जो हमारी सेलियंस है वो 37% से बढ़कर अब 46% हो गई है, और जो वैल्यू शेयर है वो तकरीबन 55% हो गया है। तो देयर इज अ मैसिव जंप 37 to 46%। अच्छा, आलोक साहब मुझे नहीं पता, लेकिन हमने एक बहुत बढ़िया ट्रेड डील साइन करी यूके के साथ। आप लोग का भी प्रेस्टीज एंड अबव का ट्रैक्शन स्ट्रांग है, हालांकि वो तो अल्ट्रा प्रीमियम से compete कर रहे होंगे, अगर तो यूके के ब्रांड्स हिंदुस्तान आ रहे होंगे, अगर तो कोई ला रहा होगा जी। कुछ बिजनेस जब ये हो रहा होगा। हालांकि अभी भी ऐसा नहीं कि ड्यूटी पूरी कट गई है, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट मार्क रिडक्शन हो रहा होगा उस टर्म्स के अकॉर्डिंगली, तो वो आपके पोर्टफोलियो में कुछ इम्पैक्ट होगा? आपके पोर्टफोलियो में डेंट आएगा? आप उस स्पेस में प्रतिस्पर्धा कर रहे होगे या वो अलग जॉनर है? जी, बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। हम एज ए इंडियन कंपनी लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं बल्क स्कॉच के, तो जब ये ड्यूटी 150% से लेके 75% पे आएगी, इसका EBITDA इम्पैक्ट इटसेल्फ करीबन 200 बेसिस पॉइंट का होगा, तो हमारे लिए बहुत ही मैसिव चेंज है। और जैसे ड्यूटी 75% से ओवर 10 ईयर 40% पे आएगी, ये मार्जिन एक्रीशन इससे बेटर होता ही जाएगा हर साल। तो ये तो हुआ बल्क स्कॉच। जहां तक वॉल्यूम का खेल है, आप जो ब्रांड यूके से आएंगी, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक तो BIO ब्रांड जो यूके में बॉटल होके इंडिया आएंगी, और दूसरी ब्रांड जो इंडिया में ही बॉटल होंगी, जिसको हम BII एक बॉटल इन इंडिया बोलते हैं। हमने लास्ट क्वार्टर के अंदर अपना पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रेंथन किया है इन द लग्जरी सेगमेंट, तो हमारे को वहां पे भी अपॉर्चुनिटी नजर आएगी, बिकॉज प्राइस कम होने से मार्केट एक्सपैंड होगी। हमको लगता है ये जो पोर्टफोलियो लग्जरी ब्रांड का है इंडिया के अंदर, ये डबल होगा, तो मैसिव अपॉर्चुनिटी रहेगी ऑल इंडियन कंपनीज, और हमको भी पूरी अपॉर्चुनिटी का मौका मिलेगा यहाँ पर। 2 सवाल जहन में। एक तो आलोक सर, महाराष्ट्र में एक शॉकर आया था, वो एक्साइज में जो एकदम से इस तरह का अपडेट सामने आया। एक अलाइड ब्लेंडर्स के पोर्टफोलियो में महाराष्ट्र की सिग्निफिकेंस, कितना एक्सपोजर, रेवेन्यूज का कितना पार्ट यहाँ से आता है, और अगर ये पूरा पास ऑन हुआ तो मीनिंगफुल
टिकट प्राइस में बढ़ावा हो रहा होगा, कितना डेंट डिमांड पे होगा, या आप कैसे देख रहे हो इस पूरे मामले को? जब तक एमएमएल की पॉलिसी क्लियरली सामने नहीं आएगी, महाराष्ट्र मार्केट के बारे में कुछ कंक्लूसिव कहना क्या हुआ? मुश्किल है, बिकॉज इस पॉलिसी के दो पार्ट थे। एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी। एमएमएल क्या हुआ? एमएमएल मतलब जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करना चाहती है, महाराष्ट्र मेड लिकर, जिसमें एक्साइज ड्यूटी कम रहेगी जी। तो अभी तक एमएमएल की पॉलिसी अनाउंस नहीं हुई है। तो जब तक एमएमएल की पॉलिसी पूरी तरह से अनाउंस नहीं होगी, इस मार्केट पे क्या इंपैक्ट होगा इसके कहने में बड़ा मुश्किल है मेरे हिसाब से। जहां तक हमारा शेयर है, करीबन 7% हमारी टोटल वॉल्यूम महाराष्ट्र स्टेट से आती है। मगर हमको ऐसा लगता है कि अगर एमएमएल पॉलिसी जैसे गवर्नमेंट इंटेंट कर रही है उस हिसाब से लॉन्च होगी, तो हमको लगता है कि हमारा वॉल्यूम गेन महाराष्ट्र में हो सकता है, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी है टू बी एबल टू केटर टू द मार्केट। आपने क्या कहा, 60% या 7%? 7 या 60? 7% मिनिस्क्यूल शेयर है जी। और उसमें भी आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे क्षमता है। अगर महाराष्ट्र बेट लेकर को कुछ एज जो मिलना ही है, तो ऐसा कोई फर्क पड़ेगा नहीं ज्यादा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हाँ कुछ कह रहे हो सर आप? नहीं, बस मैं ये कहना चाह रहा था कि वॉल्यूम अपॉर्चुनिटी है सिग्निफिकेंट, और आईएमएफएल पे क्या इंपैक्ट होगा वो तब पता चलेगा जब एमएमएल की पूरी पॉलिसी आ जाए। ठीक बात जी। और एक वो स्पेस में एमएनए पिकअप हो रहा है। अभी बीच में इक्का दुक्का दिन पहले भी एक खबर ऐसी आई थी। आई एम श्योर इस गेम में आप भी होगे। किस साइड ऑफ द फेंस यू सिटिंग, और आप भी कुछ एक्विजिशन टारगेट्स ढूंढ रहे हो क्या? जी, हमारा जो फोकस है, हमारा जो मास प्रीमियम से लेके प्रीमियम सेगमेंट है, वहां पे हमारी प्रेजेंस शुरू से बहुत स्ट्रांग रही है। हमारा फोकस है लग्जरी सेगमेंट में। सिंप्लीफाई करने के लिए प्राइस बैंड ऑफ 2000 रुपीज एंड अबव एमआरपी का, उसको हम सुपर प्रीमियम से लग्जरी सेगमेंट बोलते हैं। हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो है एसेट लाइट, कि हम ऐसे ब्रांड्स को टारगेट करें जो अर्ली स्टेजेस ऑफ ग्रोथ हो। तो हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अनाउंस किया था एक्विजिशन फुलरटन ब्रांड्स का, जिसमें हमने 3 ब्रांड एक्वायर किया, वुडबर्न विस्की, सग्राडो रम एंड पोमोरी जिन। तीनों सुपर प्रीमियम लग्जरी ब्रांड्स हैं। प्राइस पॉइंट आप समझिए 2000 से रुपए लेके 3500 रुपए के बॉटल का प्राइस पॉइंट है। तो हम बिल्कुल एमएनए में, हमको लगता है कि एमएनए में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, पर हमारी स्ट्रेटेजी एसेट लाइट रहेगी और लग्जरी सेगमेंट में रहेगी। ओके आलोक सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस बढ़िया नंबर्स पे, और थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। थैंक्स सर। क्विकली अगले सवालों के लिए अभिनीत मैम, अगला सवाल पूछो आप। सर मेरे पास एस बैंक है, 1500 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 19। इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ गया है, एसबीआई ने भी स्टेक खरीद लिया है, लेकिन ये तो 20-21 को क्रॉस ही नहीं कर रहा है। यस बैंक है, ये बात सच है। सब सारे डेवलपमेंट्स आ गए, इतने समय से इंतजार था ओशो कि ऐसा कुछ होगा, वो भी हो गया, पर स्टॉक चल के नहीं दे रहा है। करूं क्या? सी अगेन यस बैंक के साथ अगर हम टेक्निकली व्यू देखें तो ये बैंक इस काउंटर में नियरली 22 से 24 के रेंज में काफी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। सो मुझे लगता है इस जोन को ब्रीच करना काफी डिफिकल्ट है काउंटर के लिए। ओवरऑल अगर हम देखें न्यूज डेवलपमेंट काफी पॉजिटिव है, बट काउंटर में कोई भी खासा ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलता है। हायर लेवल्स पे सप्लाई जोन थोड़े हेवी हो जाते हैं। तो मेरा भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू है कि 23-24 तक के रेंज में काउंटर से एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए। वापस आपको काउंटर 16-17 के रेंज में मिल जाएगा वहां पे एंट्री के लिए। तो अभी के लिए जो रेंज ब्रैकेट है वो 16 रुपए से लेकर के 24 रुपए का है, उसी के अकॉर्डिंग्स में इस काउंटर में ट्रेड कर सकते हैं। ओवरऑल व्यू हमारा इसमें कोई पॉजिटिव नहीं है, बेटर है कि किसी और बैंक में आप स्विच कर लें। ओके अभिनीत मैम, सवाल पूछें। हाँ जी सर, स्विगी लिया था 551 पे, 5500 शेयर्स। क्या करा जाए भाई? बहुत करेक्ट हुआ, अब संभलने की कोशिश में। कैसा लग रहा है आपको चार्ट्स पे? करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर हम देखें तो स्विगी इटर्नल दोनों में काफी अच्छे डेवलपमेंट्स हुए। इटर्नल तो एनीवेज अपने लाइफ टाइम हाई पे चला गया है, बट स्विगी में भी ग्रेजुअली पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो स्विगी में भी अपने पोजीशंस बिल्कुल बना के रखें। यहाँ से मुझे लगता है एक अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है काउंटर में। एक ग्रेजुअल अप मूव है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो साइकिल ऑफ हायर हाइज हायर लोज के साथ ट्रेंड में मूव कर रहा है। तो इमीडिएटली मुझे लगता है 460 का टारगेट है इसका शॉर्ट टर्म में, उसे क्रॉस ओवर करता है तो अगेन वी नीड टू रिव्यू, बट अभी के लिए 460 इज विजिबल फॉर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव।
चलिए मुझे ब्रेक लेना है, बिल्कुल एक्सीड कर गया हूँ टाइम। स्वाति मैम, भावना मैम, उमा मैम, अभिनीत मैम और इवन ओशो, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार क्विक मार्केट चेक। ओके, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है अपनी अगली मुलाकात। निफ्टी तो वही है जहां अपन ने शुरू करा था कार्यक्रम, तो हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट होता है। हायर लेवल्स क्या, हल्के हरे निशान में। अपनी अगली मुलाकात होनी है नो योर कंपनी में, और आज असल में 3 आईपीओs खुले हैं। एनएसडीएल के आईपीओ की तो बढ़िया चर्चा अपन ने सुबह प्रोग्रामिंग में कर ली। श्री लोटस डेवलपर्स का टॉप मैनेजमेंट, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और साथ साथ सीईओ दोनों होंगे 1:27 पे अपने साथ। तब समझेंगे इस आईपीओ की बारीकी।